हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। हम हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने माइंड ट्री में अगर 2007 में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो 2020 में उनकी वैल्यू 30,25,000 हो गई है। अगर किसी ने इन्फोसिस में 2001 में सन 2001 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज 2020 में उसकी वैल्यू 6,39,00,000 हो गई है। और विप्रो में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे 2001 में तो आज उसकी वैल्यू हो गई है 1,18,64,000। ये इतनी ज़्यादा अमाउंट रिटर्न, ये जो चीज़ें मिली हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा अगर मिल जाए तब आप क्या करोगे? आप क्या सोचोगे? आपका दिमाग तो घूम जाएगा ना। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आया हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड्स। क्या लेकर आया है? हैप्पीएस्ट माइंड्स। इसका आईपीओ आने वाला है और ये जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आज मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो पे आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं इसमें और चीज़ें बताऊंगा जो सभी यूट्यूब चैनल पे या फिर इंफॉर्मेशन और गूगल पे मिला हुआ है, वो सब मैं नहीं बताने वाला। जनरल में चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चर्चा करूंगा कि इसमें इन्वेस्ट आपको क्यों करना चाहिए, इसका बिजनेस क्या है और किस तरीके से। ओके, तो उस पर चलने से पहले मैं आपको एक कोट देता हूं। ये कोट आप इन महानुभाव को तो जानते ही होंगे। अगर जो बंदा जिसने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है वो इन्हें ना पहचाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, इनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट। इनका एक कोट है, इनका एक कहना है, मैं कहलाता हूं। ये कहते हैं, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक। इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक मतलब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, यानी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। आपसे एक मैं सवाल पूछता हूं, जोमेटो, टाटा, जोमेटो और इस का क्या नाम है, स्विगी, ऐसी कंपनी के बारे में 10 साल पहले किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि 10 साल पहले ऐसी कंपनी होगी। दूसरी चीज, आप में से जितने लोगों की उम्र 35 साल या 40 साल उससे ऊपर है, इवन मेरी 27 साल है, तो आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में कभी सोचा था मोबाइल जैसी कोई चीज आएगी? नहीं सोचा था ना। आपने कभी सोचा था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज आएगी? नहीं सोचा था ना। आपने कभी सोचा था कि ऐसा एक टाइम आएगा जब हम एक दूसरे से वीडियो कॉल करके बात कर सकेंगे? ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था आपने। 2000 की अगर मैं बात करूं, सन 2000 की, उस टाइम पे जिसका भी बचपना था, मैं तो बहुत छोटा था, और जिनका भी एज 35 प्लस है, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो 35 साल से और 40 साल से ऊपर हैं, वो उनको तो अच्छे से मालूम होगा। उन्होंने अर्ली 90s और 95 2000 में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इंटरनेट जैसी चीजें आएंगी और मोबाइल जैसी कोई चीज आएगी। पर आज वो चीजें पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। आज वो चीजें पॉसिबल है। तो यही चीज और इसी पे मैं डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट को लेके जो नजरिया होगा आज चेंज होने वाला है, समझ रहे ना। क्योंकि मैं फोकस करता हूं हमेशा लॉन्ग टर्म क्रिएशन पे, और मैंने वॉरेन बफेट जी की और भी जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, फिलोसफीज पढ़ी हुई हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं। तो बस मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। और वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आई हुई है, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर ग्रैब करें, इसमें इन्वेस्ट करिए, और इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ। ओके, तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा करना जरूरी होता है। भाई क्या हो रहा है, कैसा आ रहा है, तो 2-3 मिनट उसमें लगेगा, हम देख लेते हैं। फिर मैं आगे पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा। 20 से 25 मिनट का जो भी मेरा डिस्कशन होगा वो सिर्फ आपके विजन के ऊपर होगा, कंपनी के विजन के ऊपर, कंपनी का प्रोफाइलिंग, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आपका ये वेल्थ कितना अच्छा क्रिएट करके दे सकती है, वही चीज। आप इन्फोसिस, विप्रो और माइंड ट्री को कभी मत भूलना। जिनने भी पैसा लगाया होगा उनके आईपीओ में आज वो करोड़पति हैं, सबके सब, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, ये जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आ रहा है वो 7 सितंबर को चालू होगा, 7 सितंबर को चालू होगा और 9 सितंबर को बंद हो जाएगा। ये पूरा बुक बिल्ड इशू है। बुक बिल्ड इशू इसको जनरली बोलते हैं, पर इसमें 2 चीजें हैं, एक फ्रेश इशू है, एक ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू में आपका 110 करोड़ रुपए का आ रहा है और ऑफर फॉर सेल में 592 करोड़ का आ रहा है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, उसके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं वो अपना स्टेक बेचते हैं। इसमें 2 लोग हैं स्टेक बेचने वाले, एक मिस्टर अशोक सूटा और दूसरे आपका जेपी मॉर्गन है, वो दोनों स्टेक बेच रहे हैं। अशोक सूटा जी अभी भी बने रहेंगे, वो सिर्फ अपना माइनर स्टेक बेच रहे हैं, वो अभी भी बने रहेंगे, पर जो जेपी मॉर्गन है वो फुल्ली एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा अभी भी इंटेल के पास इसका 14% स्टेक है, जो अभी तक वो बेच नहीं रहा है। इंटेल कॉर्पोरेशन आपको तो मालूम होगा, जो कंप्यूटर और इस समय इंटेल की चिप लगती है, तो इंटेल कॉर्पोरेशन अभी भी 14 समथिंग उसका परसेंटेज है, उसने स्टेक ले रखा है इसमें, और वो अभी भी होल्ड कर रही है, वो बेचने वाली नहीं है। सो ये चीज हो गया। और फ्रेश इशू आएगा 110 करोड़।
जो आने का बुक, ये आईपीओ लाने का जो इनका मोटिव है, इनका दो मोटिव है भाई। पहला चीज तो ये प्रमोटर्स अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, दूसरा 110 करोड़ का ये टोटली उसको इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपेंड करने में। क्लियर? ये सब बहुत ही माइनर चीजें आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी। देखिए फेस वैल्यू होगा 2 रुपए, प्राइस जो होगा 166 रुपए का, 165 आप भूल जाइए, 166 ही आप रखिए। 90 शेयर का लॉट होगा और 90 शेयर का 166 के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यहां पे देखिए 90 मल्टीप्लाई बाय 166, 14,940 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। और रिटेल कैटेगरी की जो होती है वो 20%, 2 लाख का होता है, समझ रहे ना। तो 7 सितंबर को ये चालू होगा, 9 सितंबर को बंद हो जाएगा, फाइनलाइजेशन होगा 14 सितंबर को, आपको मिलेगा 15 सितंबर को क्रेडिट मिलेगा, और जिसका नहीं होगा वो मिल जाएगा, बैलेंस आ जाएगा वापस। और लिस्टिंग 17 को टेंटेटिव बता रहे हैं, अभी देखिए आगे चल के क्या हो सकता है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं, कंपनी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। और वो सब चीजें बताने से पहले मैं आपको एक आदमी से मुखातिब करना चाहूंगा जिनका नाम है मिस्टर अशोक सूटा। अगर मैं इन्हें आईटी इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये वाकई में आईटी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह ही है। इन्होंने विप्रो को 1984 में खड़ा किया। विप्रो, आज आपको मालूम है विप्रो कितना अच्छी कंपनी है, आप जो भी जानते होंगे सबको मालूम ही है। इन्होंने 1984 में विप्रो से जुड़े और ये उसको खड़ा किया, उसको इतनी बड़ी कंपनी बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने माइंडट्री को बनाया। माइंडट्री भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। माइंडट्री का रिटर्न आप देख ही रहे हो। अगर माइंडट्री में किसी ने 2000 में 2007 में उसका आया था, 2007 में किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे, तो आज 13 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए है। ओके, तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड और मोस्ट वेल नोन पर्सन है, और मैं इन्हें भीष्म पितामह जी कह के पुकारता हूं आईटी इंडस्ट्री की। ये है, रिस्पेक्ट लेने वाले हैं। ओके, अब आगे एक वर्ड आएगा अजाइल। भाई ये अजाइल है, इसको अजाइल ही प्रोनाउंस करते हैं हम सब। तो देखिए ये आगे आपको आगे देखने को मिलेगा और ये बहुत ही कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। तो ये एक्चुअली देखिए एक मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी मतलब काम करने की प्रक्रिया, इसको क्रियान्वयन प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में, टिपिकल हिंदी में। तो ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी होती है, एक मेथड होता है, काम करने का एक मेथड होता है, जिसमें सभी लोग, जैसे सपोज कि आपको मालूम होगा, पहले देखिए बिजनेस को समझिए, समझ रहे ना, पहले बिजनेस को समझिए कि बिजनेस एक्चुअली में करती क्या है कंपनी, वरना आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। मुझे मालूम है आप आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करता, मैं भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं। और आपको भी बहुत चीजें मालूम नहीं, आपको बड़े बड़े इसमें वर्ड आएंगे, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कि आपको सब दिमाग पर से बाहर निकल जाएगा, सिर पर से ऊपर चला जाएगा। उसको बेसिक समझिए कि कंपनी क्या कर रही है एक्चुअल में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा एकदम बेसिक से, कंपनी क्या करती है। ओके, तो इसमें एक वर्ड आएगा टेक्निकल, इसका एक मोटो है। यहां पे इसका मोटो अगर मैं देखूं, बॉर्न डिजिटल, बॉर्न एजाइल। डिजिटल का तो आपको मालूम ही है कि चलो भैया एजाइल, डिजिटल तो मालूम ही है मुझे, आपको तो मालूम है, मुझे भी मालूम है। एजाइल क्या है, इसके लिए मैंने खुद गूगल किया और आप भी गूगल कर लेना, वरना ये हम उतने पढ़े लिखे तो है नहीं। तो देखिए एजाइल एक मेथोडोलॉजी होती है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे। सपोज कि एक कोई आदमी है जो अपना एक प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, यानी एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। ओके, चलिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, उसको और बेसिक मैं कर देता हूं। आप सपोज कि एक आलू बनवाना चाहते हैं, क्या बनवाना चाहते हैं, आलू, पोटैटो। आप आलू बनाना चाहते हो और आपने एक बंदे को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 6 महीने बाद आलू चाहिए। तो वो बंदा जाता है, 6 महीने बाद आपको आएगा, बताएगा कि क्या बना है, और पता चला 6 महीने बाद वो आलू की जगह आपको बैगन देके चला जाए, तो आपको 6 महीने बाद ही पता चलेगा कि वो देके क्या गया है, समझ रहे ना। तो यही होता है एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर की, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे, समझेंगे, यानी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद डिस्कस होगा। डिस्कस कहां होगा, एक जो पूरी हैवी टीम होती है, अच्छे से अच्छे बंदों की टीम होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर एनालिसिस होगा कैसे काम करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्ड की जाएगी, एग्जीक्यूशन होगा, यानी जो उसकी डिमांड है क्लाइंट के, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बिल्डअप करके एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट जब करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर एंड टेस्टिंग होगी। क्वेश्चन आंसर एंड टेस्टिंग ये पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी चीजें जब हो गई तो क्लाइंट के पास ये जाएंगे और ये जल्दी, देखिए एजाइल मेथोडोलॉजी होती है वो जनरली टाइम बहुत ही कम लेती है। सपोज कि कोई काम अगर 2 महीने में हो रहा है तो एजाइल मेथोडोलॉजी के अंतर्गत वो काम 1 महीने में हो जाएगा, या यूं समझिए 20 दिन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुरंत प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं क्या इसमें कमी है, उसको इंप्रूव करते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं। ऐसा करते करते वो फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं और बहुत ही जल्दी टाइम उसमें पहुंच जाते हैं। सो क्वेश्चन आंसर एंड टेस्टिंग, तो ये पूरा का पूरा जो काम करने का प्रोसेस है उसको एजाइल बोलते हैं, ये समझ लीजिए आप। और यही इसका मोटो है,
बॉर्न डिजिटल, बॉर्न एजाइल। ओके, अब हम चलते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपका टाइम लूंगा आगे चल के क्या है। तो देखिए, कंपनी सबसे पहले मिस्टर अशोक सूटा जी, ओके, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी 2011 में ये कंपनी बनी थी। अगर बुक देखा जाए बुक वैल्यू के हिसाब से, तो जो मिस्टर अशोक सूटा जी के पास जो शेयर पड़ा हुआ है वो 56.74 रुपए पर शेयर के रेट से 48.70% का स्टेक है। इसके अलावा जो 5% का स्टेक है वो एक ट्रस्ट है, हैप्पीएस्ट माइंड करके ट्रस्ट। तो सो फाइनल आपको 52 समथिंग कहीं दिखाई दे रहा होगा अगर आप किसी भी और दूसरे पोर्टल पे देखेंगे। बट एक्चुअल में इनके पास जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है वो ये 48.70% की है, बाकी वो एक ट्रस्ट की है। ओके, और उनका जो रेट है 56.74 और वो बेच रहे हैं 166। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 56 60 दूनी 120 36 18 समथिंग अगर 250% का रिटर्न मिला है तो फिर दिक्कत क्या है। ओके, अब देखिए कंपनी करती क्या है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो 3 सेक्टर में डिवाइड हुआ है। पहले समझिए, प्रोडक्ट पीईएस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये मालूम है, नहीं समझ में आएगा किसी को। देखिए, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको मैनेज करते हैं जोसेफ अनंतराजू जी। ओके, तो देखिए ये क्या होता है आपको तो मालूम है, जैसे कि मैं शेर खान लिमिटेड में हूं। ओके, आप भी कहीं ना कहीं आपका अकाउंट होगा, जेरोडा में होगा, एंजल ब्रोकिंग में होगा, कहीं से आपने पॉलिसी ले रखी होगी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ले रखी होगी, या फिर आपका जो है कि सपोज की कोई किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा, आईडीएफसी बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, टाटा ये इसका कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, बहुत सी बैंकें हैं। तो ऐसी हर जगह पे आप जुड़े हुए ना कहीं से। तो आप जब देखते हो कि आपके पास सॉफ्टवेयर है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आपके पास पॉलिसी का एप्लीकेशन है, आप देख करके उसमें पता कर लेते हो तुरंत अपनी पॉलिसी। तो ये सब जो चीजें होते हैं ना, ये इसी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं पब्लिकली कंपनी के लिए, जो कंपनी के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। भाई बैंकिंग सेक्टर है, वो काम करता है आज इंटरनेट बैंकिंग पे। उनका 2 चीज होगा, एक तो वो क्लाइंटों को जो ऑफर कर देते हैं, जैसे आपको मालूम होगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, बहुत से एप्लीकेशन है, आप सभी के लिए, मतलब बैंकिंग को ही आप मत करिए, सभी को, इसमें पूरे सेक्टर में वो समझ जाते हैं। इवन वो हॉस्पिटैलिटी में भी है, होटल्स इंडस्ट्री में है, बहुत सी जगह पे है। मैं आपको ये बिजनेस समझा रहा हूं। जब तक बिजनेस समझ में नहीं आएगा तब तक आपका इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बेमतलब है। और इसीलिए मैंने बोला, वॉरेन बफेट जी ने कहा है, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक। ओके, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में मत करो। अब देखो यहां पे फिर दूसरा पोर्टल आता है डीबीएस, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज। ये भी वही चीज होता है, इसको बनाना का काम करता है, यहां पे सर्विसेज दी जाती हैं। यहां पे देखिए इसका काम है IMSS, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी। भाई ये जो चीजें बन गई हैं उसको सिक्योर करने का और उसको मतलब एक सपोर्ट करने का भी तो टाइम आएगा ना। तो वो तीनों चीजें यानी इंड टू इंड इनका काम होता है, किसी कंपनी के पास इंड टू इंड उसको सर्विस प्रोवाइड करना। बहुत ही ईजी है और ये चलता है। जैसे आपने देखा होगा इंफोसिस, TCS, आपका HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब कर रही हैं। इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं क्लाइंट्स के लिए। इनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इसका बिजनेस अलग क्यों है वो मैं बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले कंपनी अगर जो शुरुआत हुई थी तो SMAC, सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स, क्लाउड, ये 4 सेगमेंट में स्टार्ट हुई थी कंपनी। 2011 में जब स्टार्ट हुई थी तो बेसिकली वो स्टार्ट हुई थी इस तरीके से, भाई सोशल आपका क्या कहते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, फिर एनालिटिक्स में आपका 2-3 चीजें आती हैं, एक डेटा एनालिटिक्स आता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, ये सब चीजें होती हैं, और फिर आपका क्लाउड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग। बट अपडेटेड आवरसेल्फ विथ व्हाटएवर वाज रिलेवेंट टू आवर कस्टमर्स। इन्होंने आगे चल के बहुत ज्यादा अपडेट किया खुद को। अपडेट किस लिए किया? क्योंकि क्लाइंट कस्टमर्स की डिमांड अलग थी, कस्टमर की डिमांड सब चेंज हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया 10 साल पहले स्विगी और जोमेटो के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, पर आज वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आगे 10 साल बाद बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, हम उनके बारे में आज नहीं सोच सकते। और यही विजन है इस कंपनी का, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ओके, अब चलिए देखिए, जैसा कि अब उन्होंने बताया कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, कस्टमर्स की डिमांड चेंज होने लगी, तो उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स चालू कर दिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि इंटरनेट से जुड़ी हर एक चीजें, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, समझ रहे ना आप समझ भी नहीं सकते कि उसमें कितनी चीजें आती है, बहुत सी चीजें आती है। ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक तरीके से पूरा एक सिस्टम ही बना होता है कि सभी डेटा को एक तरीके से मैनेज करते हैं वो लोग। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है, माना आपको, आपने देखा होगा, आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी और उसमें काफी देखा होगा कि एक मोबाइल लगाते हैं और क्लाइंट चला जाता है, वो एक तरीके से पूरा वो पिक्चराइजेशन होने लगता है। सो वो सब चीजें वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी अभी पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में, थोड़ी टफ है, मतलब वो उसमें अपग्रेड हो रहा है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं। हम अभी भी अगर हम हाईएस्ट लेवल पे देखें तो हम वीडियो कॉल पे पहुंचे हुए हैं। ओके, हम वीडियो कॉल पे पहुंचे हैं, पर आगे चल के वर्चुअल रियलिटी, अगर मैं आपको बताना चाहूं वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, मैंने पूरा उसका वो देखा था, पढ़ा था।
ये रहा। देखिए बिजनेस को एनालाइज करना और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कितना स्टडी किया वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये इसका कहते हैं फ्यूचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप यहां पे बैठे बैठे अपने किसी दूर रिश्तेदार के पास प्रेजेंट हो सकते हो। समझ रहे हो ना? आपने बहुत सी चीजें हॉलीवुड फिल्मों में तो देखा होगा, इट्स अ कॉमन थिंग, सिर्फ वहां पे दिखाई देगी, बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखाई देती है, बट आगे चल के ये पूरी की पूरी हमारे सामने इंडस्ट्री ही आने वाली है और ये चीजें पॉसिबल होने वाली हैं कि हम इसको समझेंगे। फिर उसके बाद रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, ये सबसे ये जो देखिए अभी तक सभी चीजें ये टीसीएस भी दे रहा है, ये आईसी विप्रो भी दे रहा है, ये इन्फोसिस भी दे रही है, पर टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ये दो चीजें नहीं दे रही है, वर्चुअल रियलिटी एंड रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स। ये दो चीजों को आप हल्के में मत लीजिएगा, आगे चल के ये इतनी बड़ी सेक्टर निकल के आने वाले हैं कि यू कांट बिलीव दैट। ओके, थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा, फिल्में देखी होंगी तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। क्लियर? वो चीजें रियल में वही हमारा भविष्य है, हमारा 20 साल बाद यही भविष्य है। समझ रहे हैं ना? यही चीजें हैं, समझिए। अब आगे चलिए, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स। भाई रोबोटिक्स में आज रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है? रोबोटिक्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, आप कभी भी 11-12 माले की बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट लगी हो, तो लिफ्ट में आजकल टच स्क्रीन का सिस्टम आ गया है, वो बहुत ही कॉमन है, आप तो अपनी डेली लाइफ में देख रहे होंगे। आगे चल के आपका बाइक, आपकी कार सब रोबोटिक्स से जुड़ रही है, उसमें छोटे छोटे रोबोटिक्स लगे हुए हैं। समझ रहे ना? वही चीज होती है रोबोट। रोबोट का मतलब ये नहीं कि वो आके सामने आ जाएगा चिट्टी की तरह और आपके सामने बोलेगा हेलो आई एम चिट्टी। वो रोबोट हाईएस्ट लेवल, मोस्ट एडवांस लेवल का है। रोबोटिक्स का अलग पार्ट होता है, अलग अलग चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर ड्रोन के बारे में तो आपने समझा ही होगा, देखा ही होगा भाई कितने हैवी यूज पे आज ड्रोन यूज हो रहा है। तो यही सब इनका बिजनेस है हैप्पीएस्ट माइंड का, इसीलिए हैप्पीएस्ट माइंड को भूलना और छोड़ना नहीं है। फिर आगे मैं देखता हूं भाई इनका फोकस कैसा है। ये फोकस करते हैं इन टू इन डिजिटल लाइफ साइकिल। मैंने बताया ना, क्लाइंट को पकड़ते हैं, क्लाइंट की डिमांड पूछते हैं और उसको लास्ट तक हेल्प करते हैं। समझ रहे ना? एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। एजाइल इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने बताया, चीजों को जल्दी से फटाफट डिस्कस करके फटाफट मैनेजमेंट करके उसको कंप्लीट कर देते हैं और उसकी डिलीवरी कर देते हैं, भाई क्लाइंट को दे देते हैं। वर्किंग विथ, अब देखिए कितने लोगों के साथ काम हो रहा है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, बट जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है दैट इज सिग्निफिकेंट। वर्किंग विथ 147 क्लाइंट्स, सभी 147 लोगों के साथ काम कर रही है। पूरे आगे चल के इनका यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में काम हो रहा है। अभी इन्होंने जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ कंट्रीज आपने जानते होंगे, वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया है। बट इनका जो फोकस है सबसे ज्यादा अभी भी वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ा हुआ है, और क्योंकि आगे चल के ग्रो फास्टर करना चाहते हैं, सो वो सब चीजें हैं। अब हम आते हैं, देखिए ये मेरे आईपीओ के वीडियो बनाने का पार्ट बहुत ही अलग है, जनरल मैं बातें नहीं करूंगा। समझ रहे ना? जो भी है वो आप जाइए दूसरे यूट्यूब वीडियो है देख लीजिए, समझ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंपैक्ट, अगर आप समझो कि इंपैक्ट क्या हुआ, मुझ पे इंपैक्ट नहीं हुआ। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूं, शेर खान लिमिटेड का मैं बिजनेस पार्टनर हूं। ओके, स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कोविड का। ये देखिए, मैं इसको स्टीरियोटाइप मत लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम नहीं बंद हुई। मैं जब ऑफिस छोड़ दी मैंने तो घर पे काम करता रहा, घर पे बैठ के मैं अर्निंग करता रहा। सो वही चीज होता है आईटी सेक्टर में। ऐसी मुसीबतें जब आती हैं तो आईटी सेक्टर खड़ा रहता है, चलता रहता है। ओके, तो देखिए 76% ऑफ आवर बिजनेस इन सेक्टर दैट हैव नॉट बीन इंपैक्टेड। इनका एक इंटरव्यू आया था सुखसूटा जी का, उनके बारे में उन्होंने बोला था, उसी से मैंने ये सब चीजें ली थी। तो इनका 76% इफेक्ट नहीं हुआ कोविड-19 से, और बाकी की जो 24% है वो भी बहुत ही जल्दी रिकवरी दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसी आपदा का भी इस सेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज आप समझिए। अब चलिए, अगर आप सोचोगे कि भाई इन्फोसिस है, टीसीएस है और टेक महिंद्रा है, विप्रो है, माइंडट्री है, पहले से ये चीजें हैं, तो इनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए जो टीसीएस और इन्फोसिस करती हैं उससे ये कहीं ज्यादा अलग और कहीं हायर लेवल पे हैप्पीएस्ट माइंड कर रहा है। समझ रहे ना? इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, इसकी बिजनेस एनालिसिस जब मैं करूंगा आगे चल के, उसके वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं डीप स्टडी करता हूं। मैं जब भी मैं किसी कंपनी की स्टडी करता हूं तो उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं उसके प्लांट तक मैं घुस जाता हूं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 7NR रिटेल करके एक आईपीओ आया, एक शेयर आया हुआ था, बहुत पहले बूम पे था 2019 में, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत ही बूम पे था। अहमदाबाद की कोई कंपनी थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका बिजनेस एनालिसिस किया, वेबसाइट चेक की, मुझे कुछ ट्रस्टेबल नहीं लगा। मैंने अहमदाबाद के मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा तू जाकर के देख उनके कामकाज क्या है, उनके ऑफिस क्या है।
सो उसके ऑफिसेस को देखा, उनके जो भी वो चीजें थी, उनका सेटअप था, वो सब चीजों को देख करके मैं क्लियर हो गया कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने अपने क्लाइंट्स को मना कर दिया कि भाई आप इन्वेस्ट मत करिए, समझ ना। तो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो सीखिए आप बिजनेस को। तो अब देखिए, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आर मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये सब क्या है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर मतलब इनसे गवर्नमेंट सर्विस लेती है, आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो सर्विस लेती हैं, फॉरेन में जो कंपनीज है वो सर्विस लेती हैं। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड प्रोडक्ट ड्रिवन है। प्रोडक्ट ड्रिवन मतलब ये सॉफ्टवेयर बना के देगी, आगे चल के रोबोटिक्स में काम करेगी, वर्चुअल रियलिटी में काम करेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगी। ये इसका फोकस है। तो ये जो 35% इसका जो कामकाज है ना, वो सेम है टीसीएस और विप्रो के बराबर। लेकिन ये जो 65 to 60% अलग जो कर रही है वो विप्रो और टीसीएस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, बिगेन एन इंटरनेट सिस्टम इंटीग्रेटर व्हेन .com वाज गोइंग ऑन। अब देखिए, माइंड ट्री कब शुरू हुआ, माइंड ट्री तब शुरू हुआ जब इंटरनेट बूम पे था, और फिर आगे चल के उसने चेंजेस की ना। अब देखिए, अगर मैं कंपटीटर की बात करूं तो एक्चुअली में हैप्पीएस्ट माइंड के जो कॉम्पिटिटर हैं वो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो नहीं है। हम सब इंडिया में है, इंडियन है, टिपिकल मेंटालिटी हमारी होती है, इसलिए हम इसको कंपटीटर समझ रहे हैं। एक्चुअल में ये विप्रो और ये सब है ना, इसका माइंड हैप्पीएस्ट माइंड के साथ दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, समझ ना, क्योंकि ये बंदा ही दूसरा है। ये हैप्पीएस्ट माइंड जो है ये बंदा ही दूसरा है। आप किसी को किसी के साथ कंपेयर तभी कर सकते हो जब उसमें चीजें सेम हो, चीजें मैच करती हो। चीजें ही अलग है तो कंपेयर करके क्या करोगे। ओके, तो देखिए उसके जो मेन कंपटीटर है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो है इंडेवा, ग्लोबेंट, ईपैम, नॉट इंडियन कंपनीज, यानी इंडियन कंपनीज उसके कंपटीटर नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ आर अलाइन विद देम। देखिए इनके बराबर ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है, वो दोनों इसके बराबर ही है। तो कंपैरिजन हमें इनके साथ करना चाहिए। ओके, अब दूसरी देखिए, 97% इज डिजिटल एंड 88% ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इज अजाइल while other companies are only 30 to 50% डिजिटल which makes a lot of difference। देखिए मैंने बताया ना कि क्यों कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनका कामकाज ही अलग है। वो 30 to 35% ही डिजिटल है, जबकि यहां पे ये फुल्ली 97% डिजिटल कंपनी है। हैप्पीएस्ट माइंड 97% डिजिटल कंपनी है, जबकि इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस ये सब 30 to 50% की वो है। और दूसरी चीज 88% एजाइल। ये एजाइल जो वर्ड है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मेरा वीडियो देखने के बाद इसको गूगल कर लीजिएगा, समझ ना। इसको भी मैंने 2-3 जगह से पढ़ा था, तभी ये मुझे समझ में आया था। तो 88% इसका एजाइल मेथोडोलॉजी है, काम करने का तरीका। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू, अब चलिए हम बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, काम काज अलग है पर पैसा कितना आ रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है। तो देखिए फिजिकल 2020 की अगर मैं बात करूं तो 96.9% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज विच इज हाईएस्ट अमाउंट। ये इन्फोसिस और विप्रो क्या है, डिजिटल कंपनी है ना, आप मानते हो ना, आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो उनका जो रेवेन्यू आता होगा कहां से आता होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता होगा, डिजिटल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ये जो हैप्पीएस्ट माइंड है, इसका फिजिकल 2020 में अगर देखो तो 96.9% सिर्फ डिजिटल की रेवेन्यू थी, जो कि किसी और की नहीं थी, हाईएस्ट अमॉन्ग अदर, यानी सभी में अलग। सो टीसीएस और विप्रो के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दो, ये उन सबसे भी आगे है और आगे बहुत अच्छा निकल के जाएगा, अच्छा रिटर्न देगा, वो ध्यान देना। वी डिडंट से मेनी कंपनीज कम अप देयर फोकस ऑन ओनली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। इनका देखिए सीधा ये उनके इंटरव्यू का पार्ट है। उनका कहना है कि मैंने नहीं देखा है कि नई नई कंपनी आ रही हैं और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज पर फोकस करें। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज मतलब यही रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब, इनके ऊपर। अब ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर, ये कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, उसके फैक्टर्स क्या है, वो मैं चर्चा करता हूं। 76% ऑफ आवर बिजनेस इन सेक्टर दैट हैव नॉट बीन इंपैक्टेड बाय कोविड-19, जैसा कि उन्होंने बोला था। ये वो 40% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एडटेक। देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हाईटेक सेक्टर्स, हाईटेक सेक्टर्स मतलब जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी लीजिए, हॉस्पिटल सेक्टर लीजिए, होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां से इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो चीजें बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर रही हैं। समझ में आ रहा है। आप एडटेक आप क्या समझते हो, जो एजुकेशन कोविड-19 की वजह से ये घर पे लैपटॉप और वीडियो लेके बैठ रहे हैं बच्चे आपके, ये आगे चल के इनका यही भविष्य होगा, यही स्कूल हो जाएगी आपके घर में, बगल में, साइड में ही स्कूल खुल जाएगी उनकी, क्योंकि चीजें सभी चीजें डिजिटल हो रही हैं, डिजिटाइज हो रही हैं, समझ ना। तो ये सब चीजें उनका हो गया है। इंक्रीज इंटरेस्ट बेस स्पेशली क्लाउड माइग्रेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अमेजॉन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, और अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, जो छोटी छोटी कंपनियां वो भी यहां पे ट्रांसफर हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं डेटा को कहां पुल करूंगा, डेटा को सीधे ऑनलाइन रखो,
कस्टमर्स आर ऑल्सो लुकिंग ऑटोमेटेड। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कंपनीज हैं, आप चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की ले लीजिए, चाहे बैंकिंग सेक्टर की लीजिए, सबको लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट पब्लिक के पास, कस्टमर के पास कितने जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं। बस वो वही करती हैं। वो क्या करते हैं, उसको कस्टमर को जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा देती हैं। तो अब चलिए विजन पे मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके फाइनेंशियल्स की। तो भाई फाइनेंशियल्स बात करना जरूरी है ना। तो देखिए अभी तक अगर मैं देखूं तो 2018 तक इसका 22 करोड़ का लॉस था। ओके, ये मिलियंस में है, इसको मिलियंस की जगह पे मैं करोड़ में मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी आपको उच्चारण करूंगा। यहां पे देखिए उसके बाद 2019 में इनका 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जंप देखिए, समझ रहे ना, जंप देखिए। और फिर उसके बाद 71 करोड़ से 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनका, और ये देखिए। ओके, तो इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अच्छे खासा ग्रो कर रहा है। यहां पे देखिए मार्जिन भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। इस चीज को मैं देखूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा विजन है आगे का, समझ रहे ना, मेरा विजन है आगे का। जो कंपनी में क्यों, आप एक बात समझ लीजिए, आप पुरानी जो फंडामेंटल एनालिसिस जो होती हैं, आप उसका पी रेशियो देखते हो, अर्निंग पर शेयर देखते हो, पी वैल्यू देखते हो, उसके बाद आपका एबिटा देखते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हो, बिफोर टैक्स देखते हो, ये सब चीजों जो देखते हो ना, ये सब चीजें एक्चुअली में उसके लिए काम में आती हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग बिजनेस है। जो 20 साल 25 साल पुराने बिजनेस हैं उनको कंपेयर करने में, उनको एनालाइज करने में आपको काम आएगा। आप उसको पुरानी थ्योरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जिस बिजनेस ने ही आज जन्म लिया है, उसको आप पुरानी जो थ्योरी है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे पास कई ऐसे शेयर हैं जिनका ईपीएस बहुत ही हाई है, पी बहुत हाई है, फिर भी वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहूंगा, बाद में एग्जाम्पल दूंगा, आप देख लोगे, आप ही देख रहे होगे। आरती इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस को बैंक को ले लीजिए, इनका पी रेशियो कितना हाई है सेक्टर के अलावा, सेक्टर से देखेंगे आप, फिर वो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट आप कहां पे करोगे? जो बंदा आपको पैसा ज्यादा कमा के दे रहा है उसके ऊपर करोगे, कि उसके ऊपर करोगे जो पैसा कम कमा के दे रहा है? वही होता है पी रेशियो, और कुछ नहीं है, समझना है। पी रेशियो का मतलब वही है कि भाई कौन आपको कितना ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, सीधी बात। ओके, देखिए अब विजन पे चलते हैं। देखिए आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके 20 साल बाद और 25 साल बाद का जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। आप बिलीव नहीं कर सकते, आपका ही रिश्तेदार आपके सामने बैठ के बात करेगा, वो वर्चुअल रियलिटी कही जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये आपको आज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 1994 1995 में किसी को मोबाइल के बारे में भी नहीं समझ में आ रहा होगा, पर आज वो चीजें पॉसिबल हैं। आज मोबाइल अगर देखो तो हर किसी को मालूम है। एप्पल को ले लेता हूं मैं। एप्पल ने स्टार्टिंग क्या की? एप्पल ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर से फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी में आई, मोबाइल टेक्नोलॉजी से वो सीधे टेक्नोलॉजी बन गए। अमेजन को ले लीजिए, अमेजन ने स्टार्टिंग कहां से की? अमेजन ने बुक सेलर से स्टार्टिंग है, फिर वो धीरे धीरे जाकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्या कहते हैं उसको, ये आज सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है वो पूरी फुल्ली डिजिटल है। तो 20 साल 25 साल बाद जो विजन होगा उसको आप देख के चलिए, इसलिए मैं यहां पे विजन वर्ड यूज कर रहा हूं। ये जो आईपीओ आया है आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हो, उस पर फोकस करिए। तो आगे चल के ये जो पार्ट आने वाला रोबोटिक्स, आप देख रहे हो ना, आपको भी दिखाई देगा 20 साल 25 साल आपके आजू बाजू में ही रोबोटिक्स दिख रहे होंगे। आप होटल में जाइए, इवन अभी चाइना में, मैं चाइना में और अमेरिका में बात करूं तो चाइना और अमेरिका में रोबोटिक्स है, वहां पे रिसेप्शन रोबोट होता है, वो देख रहे हैं ना। केयर टेकर, जो केयर टेकर होते हैं वो भी रोबोट है। तो ऐसी चीजें आगे चल के टेक्नोलॉजी आने वाली है। और वर्चुअल रियलिटी, ये मैंने बता दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत ही बड़ी बात है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स आगे चल के इतना बड़ा सेक्टर बनने वाला है कि आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आगे चल के कोई बहुत ही ज्यादा कंपनी जो जॉब्स प्रोवाइड करेगी वो डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप जोमेटो से ऑर्डर मंगवाते हो, ओके, मंगवाते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि जोमेटो आपका डेटा नहीं देखता? आपके डेटा को एनालाइज करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपकी पसंद है, क्या आप तीखे खाते हो, क्या आप मीठा खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप वेज खा रहे हो, आप कौन सी चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हो, वो पूरी चीजों को डेटा करता है। यानी वो आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं, यानी जोमेटो वाले आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना। और इसका यूज क्या करेंगे? इसका यूज क्या करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पे कोई खाने की मैं फूड की और ये सब दुकान में चालू करूं तो क्या अच्छा होगा? तो अगर मैं जोमेटो के पास जाऊं ना तो जोमेटो मुझे तुरंत बता देगा, भैया तू सूरत में चला जा, वहां पे ढोकला सब लोग ज्यादा खाते हैं। मतलब वहां पे तू चला जा, वहां पे ढोकला और फाफड़ा बहुत सबसे ज्यादा खाते हैं। तो वो आपके माइंड में घुसा हुआ है, समझ ना। जोमेटो जो आप चीजें खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपके डेटा को एनालाइज कर रहा है और आपके माइंड में घुसा हुआ है। उसको मालूम है
कि मैं नानपुरा एरिया में या फिर सूरत में अगर मैं ढोकले की दुकान खोल दूंगा तो चलेगा, फाफड़े की दुकान खोल दूंगा तो चलेगा, राजस्थान में जाकर के जलेबी की दुकान खोल दूंगा तो बहुत चलेगा, साउथ इंडिया में जाके इडली डोसा बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा चलेगा। तो वो चीजें मालूम होता है, और यही होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का आप इतना ज्यादा बिलीव है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आगे चल के इतना ज्यादा वो एक्सपेंड करेगी, हर चीजें पता होगी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इतनी चीजें हो गई हैं, मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना क्या है, मेरा व्यू क्या है। देखिए पक्का 10% का रिटेल सेगमेंट को दे रहे हैं 10%, तो 10% में आपको अलॉटमेंट मिलेगी, ऐसा मैं आपको बहलाना नहीं चाहता कि भैया तुम्हें आईपीओ मिल जाएगी, जाओ अप्लाई कर लो। लेकिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आईपीओ अप्लाई करो, क्लियर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आईपीओ अप्लाई करो। और अगर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट हो जाए तो उसको होल्ड करो, बेचो मत। ये भूल जाओ कि मैंने कभी हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर खरीदा हुआ है, क्लियर। दूसरी चीज, अगर नहीं मिले तो मार्केट में जाकर के जिस दिन मार्केट में प्राइस ओपन हो उसी दिन उठा लेना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी मैंने रोसेरी बायोटेक का जो आईपीओ आया था उस टाइम पे भी मैंने यही रिकमेंडेशन दी थी कि अप्लाई करो और अलॉटमेंट हो तो भूल जाओ, और अगर अलॉटमेंट नहीं भी हो तो मार्केट में जाकर के उठा लो। और मार्केट से जिन्होंने उठाया वो आज भी प्रॉफिट में है। और यही चीज मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स में बोल रहा हूं कि मार्केट में अप्लाई करो, अलॉटमेंट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो जाकर के मार्केट से उठा लो। और आगे चल के 2-4 साल 5 साल बाद अगर कोई मार्केट खराब हो और नीचे जाए तो फिर उठा लो, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वही पूरा हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य 20 साल बाद कितना ज्यादा बदल जाएगा इस बात को आप बिलीव करिए। ठीक वही एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जिसने इन्फोसिस में 20 साल पहले आज के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, आज उसके इन्फोसिस की वैल्यू 4 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ठीक इसी तरीके का रिटर्न आपको आने वाले 20 सालों में लग सकता है। इसलिए अगर आपके पास हो तो 50,000 लाख रुपए आप लगा दीजिए, आगे चल के आप करोड़पति बनोगे। ये हैप्पीएस्ट माइंड ही आपको करोड़पति बनाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। गारंटी इसलिए लेता हूं क्योंकि ये बिजनेस ही आगे का है। ये बिजनेस आगे ऐसा इतना ज्यादा काम करेगा, परफॉर्म करेगा, आपके अगल बगल आपकी लाइफ में इतना ज्यादा घुस जाएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। समझ रहे हो ना ये चीज। और मिनिमम 20 साल तो होल्ड करना ही है, मतलब इसको बेचना नहीं है, इसको भूल जाओ कि मुझे आईपीओ लगा हुआ है। सो ये सब चीजें हो गई। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो मैं सूरत में शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उसको लेकर के मुझे कॉल कर दिए, मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर दूंगा ऑनलाइन। और फिर आईपीओ अप्लाई कैसे होता है वो भी मैं कर दूंगा। दूसरी चीज, आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं अगर वो आपको सीखना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टॉकिया, यहां पे देखिए मेरा स्टॉकिया का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने यहां पे वीडियोस बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन तो यहां पे हाउ टू अप्लाई आईपीओ, ये टोटली मैं मोबाइल वाला देखूं तो यहां पे हाउ टू अप्लाई आईपीओ का पूरा यहां पे देखिए आईपीओ अप्लाई यूजिंग, ये सब चीजें हैं। तो आप ये वीडियो जाकर के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑनलाइन भी कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सिस बैंक और ये सबसे अलग अलग बैंकों के द्वारा भी बताया हुआ है। ये वीडियो यहाँ पे देखिए, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और आपका एसबीआई, इन सब से भी कैसे अप्लाई करते हैं वो सब देख लो। ये वीडियो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करवाना है तो मुझे कॉल करो, अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर आगे चल के आप हेल्प करो। और इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, अप्लाई करना है, नहीं मिले तो मार्केट से उठाना है, उठा के भूल जाना है कि मुझे आईपीओ लगा था। 20 साल बाद ही याद करना कि मुझे आईपीओ मिला था, इसका क्या है, समझ रहे ना। और दूसरी चीज, जो लोग बोल रहे हैं कि अशोक सूटा जी पुराने हैं, अभी नए हुए हैं, आगे चल के कंपनी क्या करेगी, तो आज की जो जनरेशन है ना वो बहुत ही एडवांस जनरेशन है। इसके जो मैनेजमेंट में है ना वो सब छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये सब जो आप इनका जाकर के देखो, जो आपका टेलीग्राम बोला हूं, इनका जो लिंक्डइन और ये सब जाके प्रोफाइल चेक करोगे ना तो ये सब छोटे मोटे बंदे नहीं है, समझ ना। सो वो सब चीजें आप ध्यान दो और कंपनी में इन्वेस्ट करो। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर आगे चल के जो बिजनेस एनालिसिस का होगा। और ये फ्यूचर की कंपनी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कंपनी फ्यूचर की कंपनी है। सो इसको भूल से भी छोड़ना मत। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।